Hello, friends. A warm welcome. Namaskar. And in this lecture, before going into different topics which we are going to take up with respect to different aspect of जनरल स्टडीज, मैं उससे पहले चर्चा करूंगा हर बार की तरह एक टॉपिक की। मैं आपको ये पहले ही बता देना चाहता हूं कि द गोल इज टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड टू मेक यू लर्न विद सच कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी कि आप किसी भी तरह के एग्जामिनेशन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें तो आप उसको कर पाए। उसके लिए क्लैरिटी, उसके लिए सोच, उसके लिए एक सहज बहाव और साथ में उसके लिए एक कंसिस्टेंसी चाहिए। सो we are here providing you a guiding hand. We are providing here you a helping hand to get the best out of you with your own efforts. उसमें हम गिरेंगे भी, उठेंगे भी, चलेंगे भी, लेकिन रुकने का कोई नाम नहीं होगा, क्योंकि वही सत्य है, वही सुंदर है और वही ईश्वर है। सत्यम सुंदरम जिसकी हम बात करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सो मैं बात करता हूँ पहले, अगर मैं एक टॉपिक की बात करूँ, एक मैं क्वेश्चन उठाऊं, इंडिया दैट इज भारत। क्या है इंडिया? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आर्टिकल 1 क्लॉज 1 की बात करते हैं, तो इंडिया दैट इज भारत है। लेकिन उसके लिए जब आज से 7 साल पहले, तकरीबन आई थिंक 7 to 8 years ago, पीआईएल वाज फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट कि भाई इंडिया दैट इज भारत क्यों बोलते हो, सिर्फ भारत क्यों नहीं बोलते? भारत होना चाहिए, इंडिया बाद में आया है। इंडिया तो एक फॉरेन का नेम है, भारत होना चाहिए। ओरिजिनल नेम इंडिया क्यों रखा गया? ओरिजिनल नेम तो भारत है। तो आर्टिकल 1 क्लॉज 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे यहाँ यूएस की तरह स्टेट जो है लाए नहीं गए हैं, वो है ही उसी का पार्ट। और यही एक प्रोविजन है, यही एक कॉन्स्टिट्यूशन का अकेला एक जगह है जहां पर आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल और अनऑफिशियल पर्पज के लिए इंडिया को दैट इज भारत कहा जाता है। लेकिन क्या इसके लिए डिबेट नहीं हुए होंगे? बहुत डिबेट हुए उसके लिए। इन सितंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर बहुत बार डिलिबरेट किया गया, भाई नामकरण क्या होगा? बच्चे का भी नामकरण सेरेमनी होती है, तो देश की तो होनी चाहिए। तो भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि, भारतवर्ष, बहुत सारे नाम दिए गए। लास्ट में क्या डिसाइड हुआ कि भाई नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ये होना चाहिए पहला आर्टिकल। और आर्टिकल 1.1 का क्लॉज होना चाहिए दैट इज इंडिया कॉमा दैट इज भारत कॉमा शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भाई इसके खिलाफ भी बहुत सारी चर्चा हुई कि ये तो गलत है भाई। पंचुएशन मार्क के ऊपर बात हुई कि पंचुएशन मार्क क्या कहना चाहता है। आप भी कॉन्स्टिट्यूशन खोल के एक बार देख लो, तो आपको पता लग जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन मार्क की मैं क्या बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला भारत, आर्टिकल 1.1 होना चाहिए भारत और इन द इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया। हाँ, समझिएगा मेरी बात को, भारत और कॉमा इन द इंग्लिश लैंग्वेज कॉमा इंडिया कॉमा शैल बी ए यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन फिर ऑब्जेक्शंस हुए, नहीं 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 ये गलत है, ये सही है। ये तो बेसिस आया पीआईएल का जब फाइल करने का, तो एडवोकेट जो साहब थे उन्होंने बोला कि भाई इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इंटेंशन था कि जो कंट्री का नाम भारत रखा जाना चाहिए, लेकिन भारत तो रखा नहीं गया, इंडिया रखा गया उस तरीके से। और वो इंडिया के साथ इसलिए चलना चाहते थे क्योंकि एक रेफरेंस बताना चाहते थे वो इंडिया के साथ। इंडिया वर्ड लाके वो बताना चाहते थे कि वो उन्हें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 और गवर्नमेंट ऑफ जो इंडियन इंडिपेंडेंस 1947, दोनों को जो रिपील करना था कम्प्लीटली, उसको कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए इंडिया वर्ड का यूज किया गया, ताकि सबको पता लगे कि भाई ये वाले इंडिया का वर्ड इसलिए कि इंडिया का अब कॉमनवेल्थ नेशंस का जो है, जो कंट्री यानी यूनाइटेड किंगडम है, उससे अब कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए शायद ऐसा किया गया। बहुत सारे लोगों ने संस्कृत लिटरेचर को साइड किया, स्क्रिप्चर को साइड किया कि भाई कंट्री का नाम भारत होना चाहिए टाइम इमेमोरियल से, इसका नाम इंडिया नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट ये कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ से इस इंडिया को भारत डिक्लेयर कर देगा? भारत तो है ही। ऑफिशियल और ऑफिशियल पर्पसेस के लिए ऐसा करके बहुत बार ऐसा वो आता रहता है। लेकिन होम मिनिस्टर से जब आरटीआई से पूछा गया कि आप बताइए कि क्या होना चाहिए, इंडिया का ऑफिशियल नेम है क्या, क्या बोलेंगे आप? एक रिस्पॉन्स में मिनिस्ट्री ने कहा, नो इन्फॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट। और जब दूसरी बार पूछा गया तो उसने आर्टिकल 1.1 को रिप्रोड्यूस कर दिया। तो इसी अप्रोच के साथ, इसी सोच के साथ आपको भी आगे बढ़ना है कि चीजों को क्लैरिटी रखनी है, चीजों की सिंप्लिसिटी रखनी है, चीजों को कॉन्फिडेंटली हैंडल करना है, देन ओनली यू आर गोइंग टू हैव अ वंडरफुल आइडिया इनटू इट। तो ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही आंसर्स भी हैं, और सब चीजों का ताना बाना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए समय लगता है। जोश चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, उसको लाने के लिए ही हमारी कोशिश है कि हम करें। सो वेलकम टू अनसरकारी, आई एम विकास भारद्वाज एंड वी आर डीलिंग विद अनदर लेक्चर विद रिस्पेक्ट टू जनरल स्टडीज। हम कैसे पेपर करते हैं, शायद ही ऐसे कोई करता है। शायद मैं नहीं करता हूँ, ये करते आप ही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ, मुझे करना भी नहीं है, करना आप ही को है। शायद उसी में ज्यादा अधिक संतुष्टि मिलती है, उसमें मेहनत ज्यादा है, लेकिन फिर भी एक शांति है, फिर भी एक हैप्पीनेस है। सो लेट्स गो बियॉन्ड एंड स्टार्ट विद इट। So there is an advertisement about test series.
top rankers, selections everywhere. All the best to all of you also to get success. Celebrating 3 years of UT लद्दाख. तो यूटी बनने के बाद ये लद्दाख में इकोनॉमिक वेल्थ, प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी कैसे आई? हेल्दी लद्दाख की बात कर रहा है, सस्टेनेबल टूरिज्म की बात कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर की बात हो रही है, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स की बात हो रही है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है, क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योर एंड बिल्डिंग स्किल की बात हो रही है। ये सारे एलिमेंट्स जो है अपने आप में इंक्लूसिव ग्रोथ के पार्ट है। ये सारे एलिमेंट अपने आप में एंटी पॉवर्टी की बात है। ये सारे एलिमेंट अपने आप में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है। ये सारे एलिमेंट्स अपने आप में फेडरलिज्म का रिफ्लेक्शन है। ये सारे एलिमेंट अपने आप के अंदर जो है आप कह सकते हो कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को दर्शाते हैं। सिमिलरली इज एन एलिमेंट ऑफ मॉडल स्टेट राजस्थान। तो जो एलिमेंट यहाँ पे दिए हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, गवर्नमेंट जॉब है, खाने का है, उड़ान है, ये सारे एलिमेंट्स तो इकट्ठे मिला के भी किसी भी स्टेट के लिए मॉडल स्टेट बनते हैं। तो सिर्फ राजस्थान की बात नहीं, एवरी स्टेट इज लाइक दैट। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, यू कैन अगेन गो थ्रू इट। Nothing is impossible for those who serve their country. This is amazing. This should be inspiring for you. Our salute and our homage to the first Prime Minister, first woman Prime Minister of India and Bharat Ratna, Srimati Indira Gandhi ji, on the anniversary of our martyrdom. उनके शहीद दिवस के ऊपर हमारी उन्हें श्रद्धांजलि, दैट इज 31 अक्टूबर आज की बात अगर हम करें तो। कर्नाटका गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट की बात करती है। एवरी मूवमेंट इज अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। तो कैसे ग्लोबल अपॉर्चुनिटी? आपको अगर बोला जाए यू आर द चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका स्टेट और आपसे बोला जाए, आपसे पूछा जाए भाई कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करोगे, कैसे करोगे, तो शायद आप भी कुछ इंसाइटफुल बता पाओ। यही सोचने वाली बात है, यही देखने वाली बात है। तो प्लीज लुक इनटू इट, ट्राई टू थिंक फ्रॉम दैट डायरेक्शन। सियोल में जो हुआ हैलोवीन वाले दिन जो स्टैम्पीड हुआ, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ क्राउड मैनेजमेंट शुड बी देयर। दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कि डेवलप कंट्री के अंदर भी परसेप्शन मैनेजमेंट पुअर हो सकता है। डेवलप कंट्री के अंदर भी सब कुछ होने के बाद भी ह्यूमन लाइफ, प्रीशियस लाइफ को सेव करने की जब बात आती है, देन ये दे कैन बी लेथार्जिक। तो हमें अपने ऊपर रादर देन बीइंग शेमफुल और रिग्रेटफुल, हमें सोचना चाहिए कि हाउ वी आर मैनेजिंग सच ह्यूज ह्यूमंगस क्राउड्स, सच ए लार्ज क्राउड। जब हम बात करते हैं कुंभ की, जब हम बात करते हैं कटरा की, जब हम बात करते हैं चामुंडी देवी टेम्पल की, जब हम बात करते हैं बड़े बड़े समागमों की, तो हमें भी क्राउड मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। ये डिजास्टर मैनेजमेंट बन जाता है यदि इसको बहुत हाई स्केल पे देखा जाए। सेकेंडली पॉइंट, इफ यू आर टेकिंग अप देन फूड एज अ वेपन, वेपनाइजिंग फूड। वेपनाइजिंग फूड का अर्थ क्या हुआ? दैट इन द क्वेश्चन इन इंडिया व्हेन यू वांट टू हैव फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, व्हेन यू वांट टू हैव यू नो food sustainability and food प्रेजेंस, देन इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वो फूड अगर वेपन बन जाता है, इफ इट इज नॉट बीइंग अलाउड टू ट्रांसपोर्ट, इफ इट नॉट बीइंग अलाउड टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट इज व्हाट ब्रिंग्स वेपनाइजिंग फूड इनटू पिक्चर। When you are using your forces, when you are using your weapons to threat and to create such situation where you will not be able to allow other country कि वो फूड को भेज सके। ये we are talking about Ukraine. Brazil, and in Brazil there is a presidential election and both the contenders are in very very tight position, Lula and Bolsonaro. Lula reflects the leftist center approach, okay, leftist center approach, whereas Bolsonaro reflects the rightist approach. तो देखना ये है कि कौन जीतेगा, देखना ये है कि इससे सेंटिमेंट का पता लगता है। देन इन लेबनान प्रेसिडेंट मिशेल आउन, उन्होंने अपना प्रेसिडेंशियल पैलेस छोड़ा, 6 साल का टर्म पूरा हुआ लेकिन उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया, तो वहां पे पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो आउन का टर्म अर्न हो गया। कंट्री जो है अभी केयर टेकर गवर्नमेंट is being run by a caretaker government led by Prime Minister designate Najib Mikati, and the new cabinet will be formed after the May 15 elections. So on and his supporter they are saying अगर ऐसा कुछ होता है तो ये फ्रॉड होगा, क्योंकि जो प्रेजेंट केयरटेकर गवर्नमेंट इट इज नॉट हैविंग पावर्स टू रन द फुल गवर्नमेंट। तो ये एक सोचने वाली बात है कि हाँ वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है। इनक्यूरेबल क्यूरियोसिटी का अर्थ होता है जैसे आप भी पढ़ाई में जान लगा दो, आप भी खूब पूछते रहो क्वेश्चन रिलेवेंट, आप भी आगे बढ़ते रहो, खुश रहो, चार्मिंग रहो, कॉन्फिडेंट रहो और कुछ भी इधर उधर की बात ना सोचो। अगर आपके अंदर भी ऐसी सोच है तो आपके अंदर भी इनक्यूरेबल क्यूरियोसिटी है। यान जैक, ही वॉज फॉर्मर एडिटर ऑफ ग्रैंटा। तो उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत कुछ लिखा, इंडिया के उन्होंने आइडियाज को रिप्रेजेंट किया, पोस्ट इंडिपेंडेंस फिक्शन, बहुत सारे उन्होंने आइडियाज को, बहुत सारे उन्होंने आयामों को उठाया। इसीलिए उनको जब वो नहीं रहे तो उनके ना रहने से आप कह सकते हैं कि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है,
एक क्रिटिक थे, वो एक थिंकर थे, इंडिया और यूके के रिलेशंस को, इंडिया और यूके के आइडियाज को वो दर्शाते थे। जब किंग चार्ल्स मैसेज भेजते हैं हिंदुजाज को दिवाली के लिए, और हिंदुजा जो है एक गैदरिंग करते हैं 300 गेस्ट की, जिसके अंदर पीयर्स होंगे, एमपीज होंगे, एम्बेसडर्स होंगे, डिप्लोमेट्स होंगे, बिजनेस लीडर्स होंगे, उस टाइम वो कहते हैं कि दिवाली का है रियल वेल्थ जो होती है वो ब्लेसिंग्स होती हैं, और कंटेंटमेंट होता है जब आप किसी को कुछ दे पाते हो, यही ब्लेसिंग्स है। तो बिल्कुल सही बात है। दैट इज हाउ वी कैन सी इट। इंडिया में भी मोरबी इन गुजरात ब्रिज कोलैप्स हुआ, एक ही दिन के लिए ओपन करते ही एनडीआरएफ, आर्मी, आईएएफ, नेवी डिप्लॉयड फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन। सो एनडीआरएफ आ गई, तो जैसे मैंने आपको कहा था मैन मेड डिजास्टर है ये तो अपने आप में दिक्कत है। तो कैसे हुआ? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने ब्रिज ओपन किया, कोई फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं दिया गया। तो एथिक्स के एंगल से तो मैं यही कहूंगा, फिटनेस सर्टिफिकेट आपको, सेफ्टी सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट एक अलग अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेक फॉर ग्लोब, फर्स्ट यू विल डू मेक इन इंडिया, देन यू डू फॉर मेक फॉर ग्लोब, ये दो कीवर्ड्स यहाँ पर हैं। मैंने ऑलरेडी इस लेक्चर की, पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी टाटा एयरबस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, डिटेल में हमने बात की थी। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि एमएसएमई जब इसको एमएसएमई जब अ, और जब बाकी कंपनीज भी मिलकर एक्सपोर्ट करेंगी, देन इट इट रिफ्लेक्ट्स द ग्रेट चेंज। So that is how the keyword is here. And if democratic power is being seized by section of people, ऐसे एक चीफ मिनिस्टर कहते हैं, एंड देन इट विल लीड टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो कहना क्या चाहते हैं? तो कहना ये चाहते हैं कि भाई फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर्स को यूज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज कमिंग आउट विद such institutional policies and such institutional mechanism, जिससे स्टेट जो है उस पर आंच आती है। तो अगर पॉजिटिव फॉर्म में ऐसा होता है तो अच्छी बात है, नेगेटिव फॉर्म में ऐसा होता है तो बड़े दुख की बात है। तो जुडिशरी इसमें क्या कर सकती है? जुडिशरी अपना रोल प्ले कर रही है, ईडी है, सीबीआई है, या फिर और सेंट्रल एजेंसीज हैं, एनआईए है, उनको तो अपना काम करना होगा, राष्ट्र शक्ति के निर्माण में अपना कार्य करना होगा। तो ऐसा कहना पॉलिटिकल एंगल से क्या सही है क्या गलत है ये आप खुद सोचिए, लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। Then global bodies, they are expressing interest in setting up स्कूल एग्जाम रेगुलेटर, कीवर्ड यहाँ पर यही है, स्कूल एग्जाम रेगुलेटर। जैसे ईटीएस है, एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज, एंड देन अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च, ऑस्ट्रेलियन काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च, ACR। तो गोल इज दैट कि इंडिया में जो डिफरेंट बोर्ड्स हैं, इंडिया में जो डिफरेंट स्कूल्स एग्जाम्स हैं, क्लास 12th, जब हम एनसीईआरटी के एंगल से बात करते हैं तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे या बाकी सर्वे से लर्निंग आउटकम आता है, उन सबको स्टैंडर्डाइज कैसे करें, एक कंपैरेटिव मेजर हम कैसे बनाएं, एक इक्विवेलेंट मेजर हम कैसे बनाएं, ये सोचने वाली बात है। इसी के लिए बात हो रही है कि एनसीईआरटी परख, एनसीईआरटी जो है परख को लाना चाहता है। तो परख से जो है पता चलेगा कि आप वाकई भी परखे गए हैं कि नहीं परखे गए हैं। एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है स्टूडेंट असेसमेंट और इवेल्युएशन, सारे स्कूल बोर्ड्स का कंट्री। लर्निंग असेसमेंट इंग्लिश और मैथ, साइंस क्लास 3rd से लेकर 10th तक के लिए भी बेंचमार्क ऑस्ट्रेलिया में जो सेट करता है वो एसर है। ऐसे ही जो है आपका जैसे मैंने कहा टीईएस है, टेस्टिंग अमेरिका जो मतलब सर्विसेज हैं। तो जो फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी के अलावा इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है इंटरनेशनल असेसमेंट्स में, जिसको हम कहते हैं पीसा, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, पीसा, एंड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडी टीम्स, तो इन दोनों में भी इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। इंडिया रिप्रेजेंट का मेरा कहने का मतलब है इंडिया का जो एक सिस्टमेटिक अप्रोच जो कॉन्टेक्चुअलाइज होना चाहिए उसमें हेल्प करेगा वो। तो दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, लेट्स सी कि क्या इसमें और होता है, इसमें क्या मदद मिल सकती है, किस तरीके से चीजें निकल के आती हैं, वो हमें देखनी होगी। विजिलेंस अवेयरनेस वीक के तौर पे मनाया जा रहा है 31 अक्टूबर टू 6 नवंबर, दैट इज करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। एंड सी द सीक्वेंस, आप टेक द इंटीग्रिटी प्लेज, लॉन्च अ कंप्लेन, and then please complain on PIDPI, so please do check। ये देखिए छठ पूजा कालिंदी कुंज घाट के ऊपर कैसे मनाया गया, अमेजिंग सिनेरियो एज फार एज इंडिया इज कंसर्न।
रेलवे प्रोजेक्ट, नॉर्थ ईस्ट गुजरात एंड साउदर्न राजस्थान। एटलस खोलिए और देखिए, नॉर्थ ईस्ट गुजरात एंड साउदर्न राजस्थान। इन फोटोग्राफ्स को भी ध्यान से देखिए, क्या आप इनमें से देख पा रहे हैं कौन सा टेम्पल है या कौन सी लोकेशन है? इफ यू आर एबल टू डू सो, देन आई एम रियली प्राउड ऑफ योर कीननेस एंड ऑब्जर्वेशन, एंड इट विल रियली हेल्प यू इन एग्जाम ऑल्सो। आप डिस्ट्रिक्ट या प्लेसेस देख लीजिए, असारवा, हिम्मतनगर, उदयपुर, लुंडी, लुनीधर, जैतलसर, गौज कन्वर्टेड रेल सेक्शंस। तो इसके फीचर्स और बेनिफिट दिए हुए हैं। ये सिर्फ अगेन ये एक एग्जांपल है, ऐसा पूरे भारत को चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे पीपापाव पोर्ट है, आप देखिए कहाँ पर है पीपापाव पोर्ट, वीरावाल देखिए, पोरबंदर देखिए। कुछ चीजें तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली आनी बहुत जरूरी है, जैसे गिर सेंचुरी, सोमनाथ टेम्पल, दीव एंड गिरनार, ये भी आपको देखने की बहुत जरूरी है। तो ये मतलब कि ये वो चीजें हैं जो हर तरीके से हमें रिफ्लेक्ट करती हैं कि एक बार पढ़ने के बाद हमें दोबारा ना पढ़नी पड़े। टेक्नोलॉजी मीडिया हैव ब्रॉट पावर बैक टू द पीपल, ये एक बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे इस प्रकार से आते हैं, ऐसे में पॉइंट भी आता है, तो जैसे ट्विटर को ओन किया एलॉन मस्क ने। सो दैट इज वन एग्जांपल। लेकिन इससे पहले, इसके अलावा मैं बात करूंगा आपको सीडीएस की। तो सीडीएस यानी जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया में जो बने, तो उनमें अगर मैं कुछ एलिमेंट्स की बात करूं कि किस तरीके से सोचना चाहिए, तो क्वेश्चन आ सकता है मेंस के अंदर सिक्योरिटी के एलिमेंट में आएगा, और सिक्योरिटी में डायरेक्ट सीडीएस पे क्वेश्चन नहीं भी आता है तो इंडिया के स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस के ऊपर अगर बात होती है, या इंडिया चाइना पे क्वेश्चन आता है, या इंडिया पाकिस्तान पे क्वेश्चन आता है, या इंडिया इंडिया पैसिफिक में कैसा करेगा, तब भी आप एक लाइन तो यहाँ के डाल सकते हैं। यू कैन ऑलवेज पुट वन लाइन फ्रॉम सीडीएस ओवर देयर। तो द क्वेश्चन अराइजेज दैट चाइना जो है वो बात कर रहा है, जैसे किस तरीके से वो हेजिमोनी क्रिएट करने की बात करता है। तो कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना जो है, इट विल डिमांड फोकस्ड रिसोर्सेज एंड डेडिकेशन फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया की जो 14 सिंगल सर्विस और 2 जो है ट्राई सर्विस कमांड है, जो कि कोरिलेटेड नहीं है, उनको अपने आप में जुड़ना पड़ेगा। उनके अंदर एक स्पेस और एक तरीके का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और साइबर हो गया या स्पेशल फोर्सेस हो गया, उसका भी हमें पीएलए को टक्कर देने के लिए पूरा तैयार होना चाहिए, जो कि अभी हम है नहीं। वेस्टर्न कमांड अकेले, या वेस्टर्न कमांड एक किस तरीके से लॉजिस्टिकल तरीके से, लॉजिस्टिक या किस तरीके से उसको हैंडल कर पाएगी, दैट इज अ नाइटमेयर फॉर अस राइट नाउ। तो इसीलिए जो है इंटीग्रेट कर देना चाहिए 14 कमांड्स को, 4 या 5 जोग्राफिक कमांड में, थ्रेट बेस्ड थिएटर्स के कीवर्ड क्या पर यहाँ पर क्या है, द कीवर्ड इज थ्रेट बेस्ड थिएटर्स। सेकेंडली, वॉर फाइटर रोल में आनी चाहिए कमांडर्स, एंड दे विल बी गिवन द चार्ज टू ओनली फोकस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ वॉर, कैसे हैंडल करेंगे, रादर देन ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, ये सब उनसे हटा देना चाहिए। थिएटर कमांडर्स क्रिएट होना चाहिए, और सर्विस स्पेसिफिक रैंक के हिसाब से कमांडर्स क्रिएट होने चाहिए। सेकेंडली, लिंक होना चाहिए चीफ्स, देयर मस्ट बी लिंकेज कंपोनेंट, जो कमांडर्स हैं उनका लिंक होना चाहिए उनके चीफ्स के साथ, सो दैट टू एंड फ्रो आइडियाज कैन बी एक्सचेंज। विदाउट आइडियाज एवरीथिंग डाइज। मैं भी अगर आपके साथ आइडिया एक्सचेंज नहीं करूंगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप भी एग्जाम में अगर देते हैं तो आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे, तब भी गड़बड़ हो जाएगी। So last issue is of the air power. So air power is the cause of fierce controversies. वो जो है कहा गया है कि एयर पावर को बहुत ही फास्ट माना गया है, कि एयर पावर जो है फास्ट तरीके से आपको जितवा देती है, लेकिन कितना सच है कितना झूठ है, ये सोचने की बात है। बट विदाउट एयर पावर यू कैन से द विनिंग वॉर बिकम्स डिफिकल्ट। लेकिन यूक्रेन के अंदर देख लो, एयर पावर के बावजूद जो है बात अभी तक हो नहीं पाई है। एयर पावर है, लेकिन लास्ट में फिजिकल कंट्रोल तो चाहिए ही लैंड के ऊपर, ऑफेंसिव के बाद भी चाहिए ही चाहिए। सो डिसिसिव विक्ट्री तो नहीं हुई एयर पावर से, ना इराक में हुई यूएस की, ना अफगानिस्तान में हुई यूएस की, ना वियतनाम में हुई यूएस की, ना कोसोवो में हुई, ना लीबिया में हुई, ना सीरिया में हुई। लेकिन फिर भी जो है एयर पावर का एक सिग्निफिकेंट रोल इसमें माना गया। लेकिन वो ऐसा मानते हैं, हमें सोचना पड़ेगा। इंडियन एयरफोर्स को एक अलग एग्जिस्टेंस चाहिए, अलग एंटिटी चाहिए। लेकिन सपोर्ट फंक्शन सिर्फ बोल के उसको साइडलाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये क्या है कि आप कह सकते हो कि इंडियन एयरफोर्स इज ऑल्सो हैविंग ए वेरी वेरी क्रूशियल रोल टू प्ले, एंड इट मस्ट बी सीन कि कैसे उसको पूरे प्लान के साथ इंटीग्रेट करके चले। इनडिविजिबिलिटी ऑफ एयर पावर, इनडिविजिबिलिटी ऑफ एयर पावर का मतलब है कि आप एयर पावर को अलग अलग उसमें मत कीजिए, पूरे एयर पावर को आप सिंगल कमांड स्ट्रक्चर के थ्रू देखिए। ये एक सोचने वाली बात है। तो ये कुछ इश्यूज हैं, ये मुद्दे हैं जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सोचने चाहिए। आपको खुद भी सोचेंगे तो आपके दिमाग में आएंगे। और जो है हमें तैयार रहना है। हमें जो है सक्सेस चाहिए इंडिया की ग्रोथ में, इंडिया के डेवलपमेंट में। चाइना को जवाब दिया जाएगा अगर वो नहीं अपनी बात से मुकरेगा, क्योंकि जो व्यवहार चाइना वांट्स टू शोकेस,
and it wants to portray, and consistently it wants to portray through, because of the economic power, because of the political system, and because of also the kind of attitude it is taking with India, and also the kind of bonhomie it shows with Pakistan. तो हमें सोचना पड़ेगा. सेकेंडली, अगेन रिटोरिक, जो वॉर रिटोरिक है, यानी वॉर का जो आप रोज चिल्ला चिल्ला के आप वॉर को बढ़ाते हो, चिल्ला चिल्ला के आप वॉर की बात करते हो, जब आप ऐसी बातें करते हो, रशिया के केस में अगर कहा जाए, तो इंडिया की अगर आप प्रेज भी करते हो, उसकी फॉरेन पॉलिसी की प्रेज करते हो, इंडिया के इंडिपेंडेंट थिंकिंग के प्रेज करते हो, देन इट इज हैविंग लेस मीनिंग, बिकॉज ऑन द अदर हैंड यू आर ऑब्वियसली रेजिंग वॉर क्राई. तो इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड नहीं लिया है, इंडिया ने जस्टिफाइड स्टैंड लिया है. इंडिया इज नॉट न्यूट्रल, इंडिया इज जस्टिफाइड. And India is of the belief that nobody should be resorting to wars, nobody should be resorting to weapons, and war should be stopped and dialogue must be resumed. ये एक बोलने वाली बात है. I would like to bring your attention to this, to this cartoon. देखिए, UN condemns terror through drones. सच बात है. कंसेंसस ऑन अनमैन्ड एविएशन डिवाइसेस कि नहीं होना चाहिए, रोका जाना चाहिए, लेकिन जो सुपरमैन है उनका क्या किया जाए. कहने का अर्थ है कि आप अपने एंगल से उसको तो रोकने की बात करते हैं, लेकिन जो आप वॉर बढ़ा रहे हैं, जो आपके पास पावर सोर्सेज हैं, उनको कैसे रोका जाए. दैट इज व्हाट वेरी ब्यूटीफुल इट इज ट्राइंग टू से. एफएओ की बैलेंस शीट, जब फूड बैलेंस शीट व्हेन वी आर लुकिंग एट, देन ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज द इंपॉर्टेंट एरिया हेयर. हम डेफिशिएंसीज को हटाने की बात करते हैं, इंडिया को ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए. तो कहने का मतलब ये नहीं कि भारत में गरीबी है, कहने का मतलब ये नहीं कि हंगर इंडेक्स शो कर रहा है कि बिल्कुल कुछ हो नहीं रहा. जो कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, वो वहां पर जो है ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स का, या सॉरी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसकी हम बात करते हैं, उसका जन्म हुआ था. और IFPR इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो प्रॉब्लम लेकिन क्या है, उसके नॉमेनक्लेचर के साथ प्रॉब्लम है, और उसने जो है स्टारवेशन के साथ उसको जोड़ दिया, उसके साथ प्रॉब्लम है. बाकी जो है मल्टीनेशनल एजेंसी जैसे UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, सब ने जो है इंडिया के उसको बढ़ाया. तो मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. लेकिन अब क्या है, GHI जो है वो NSSO कंजम्पशन डेटा को जो ले रहा है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो डेटा को ले रहा है, वो डेटा जो है अभी तक अपडेट नहीं हुआ है इन लास्ट डिकेड और सो. इसके लिए अगर जब तक आप करंट डेटा नहीं लेंगे, सेकेंडली NSSO कंजम्पशन डेटा जो है वो पूरी पिक्चर अगर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तीसरा जो है बात यह है कि भाई जो माल न्यूरिश पॉपुलेशन है, जिसका वेटेज सपोज करो एक लिमिटेड वेटेज है, फॉर एग्जांपल 0.33, और जो बाकी वेरिएबल्स हैं, जैसे स्टंटिंग है, यानी लो हाइट जो एज के हिसाब से होती है उसको स्टंटिंग कहते हैं, ऐसे छोटा हो जाना. वेस्टिंग यानी कि लो वेट फॉर हाइट, यानी हाइट तो आपकी बढ़ गई लेकिन आपका वेट कम है. चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, तो टुगेदर जो है उसका वेटेज देखना पड़ेगा. फिर मोर्टेलिटी का वेटेज देखना पड़ेगा. तो GHI जो है वो ज्यादा रिफ्लेक्टर इस बात का है कि बच्चे की हेल्थ स्टेटस क्या है, बच्चे की हेल्थ स्टेटस की बात हो रही है, वो ना कि पूरी पॉपुलेशन की. लेकिन यहाँ बात ये नहीं हो रही कि पूरी पॉपुलेशन में भी मालन्यूट्रिशन है कि नहीं है, पूरी पॉपुलेशन में भी हंगर है कि नहीं है. लेकिन क्या GHI वाकई इंडिया का रियल स्टेटस दिखा रहा है? क्योंकि इंडिया में जो मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत डाउन गया है. 88 था 2001 में, 32 था 2020 में, पर 1000 लाइव बर्थ. सोचिए आप, मोर्टेलिटी रेट अंडर 5 एज ग्रुप में कितना डाउनफॉल हुआ उसमें, कहाँ 88 है, कहाँ 32. और प्रोग्रेस हुई है स्टंटिंग और वेस्टिंग में भी, लेकिन थोड़ा कम है. लेकिन चिल्ड्रन जो है, जो मरने से बचाए जाएंगे पहले, तो उसके बाद वो माल न्यूट्रिशन पे भी अटैक होगा, हो रहा है. और इट्स एन ऑन गोइंग एक्सरसाइज. स्टंटिंग एंड वेस्टिंग जो है लैक ऑफ फूड की वजह से नहीं है, वो मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है. सैनिटेशन है उसके अंदर, फीमेल एजुकेशन है उसके अंदर, इम्यूनाइजेशन है उसके अंदर, तो बहुत सारे हैं. इट्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. MPI इंडेक्स जैसे UNDP का है, आप उसके बारे में देखिएगा अलग से. MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स UNDP का. ऐसे ही जो है GHI जो है वो भी एक तरीके का एलिमेंट हुआ.
Another article I really like it. This is also a wonderful article written by an IPS officer. So that definitely आपको ऐसा comprehension लिखना आना चाहिए, आपको ऐसा सोचना भी आना चाहिए. तो article says that the law needs to be in sync with the growing sexual liberation of young Indians. समझिए बात को. लॉ जो है वो इस प्रकार से होना चाहिए जो ग्रोइंग इंडिया या ग्रोइंग सेक्सुअल लिबरेशन यंग इंडियंस के हैं उनको दर्शाए, ना कि वो वन साइडेड अफेयर हो. वन साइडेड मतलब it is not doing justice with the people around. So too much in love कॉलेज मेट्स से स्टार्ट करते हैं लिखना, बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट. वो चैलेंज है उनके लिए कि कैसे हमारा लव जो है हमारी शादी में कन्वर्ट होगा. म्यूचुअल अफेक्शन, इमोशन, फिजिकल रिलेशनशिप तो कंटिन्यू रहती है, लेकिन बाद में बॉय अपने आप को लड़के से अलग कर देता है अपनी फैमिली के प्रेशर में आके. गर्ल पुलिस के पास जाती है एंड देन शी सेज दैट आई हैव बीन रेप्ड, माय बॉयफ्रेंड हैज बीन रेपिंग मी अगेंस्ट माय रेपिंग मी फॉर सो मेनी इयर्स. पुलिस स्टेशन अराउंड द कंट्री ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन उन्हें हर साल आते हैं जहां पे वुमेन रेप अलेज करती हैं बिकॉज इट इज ए लिव इन रिलेशनशिप, और यू कैन से फैमिली प्रेशर की वजह से एफआईआर करानी पड़ती है जब फीमेल का सेक्सुअल रिलेशनशिप डिस्कवर होता है. So the article says that the rape case कब बना, जब joint reading होती है. Article section 375 and 90 of the IPC. Section 375 says that the man is said to have committed rape if he has a sexual intercourse with a woman without her consent. Okay, without her consent. And section 90 says that consent given under misconception is not consent in the eye of law. यानी कि जो मैंने consent दी वो consent अगर वो बोल के नहीं दी थी तो वो consent नहीं है, वो misconception हो गया eye of law में. Therefore, women who indulge in sexual intercourse with a man on the promise of marriage argue that her consent was according to the misconception. इसीलिए जिससे कहा जाता है भाई मैं तेरे से शादी करूंगा और मैंने शादी नहीं की, then I will be, I will be accused of the same thing, that I was going to marry her, now I have refused, and that is why marriage will not take place, and that is why there is a due case कि इसमें पुलिस के पास जाके आप लिखोगे कि रेप हो गया. कोर्ट के पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप के अडल्ट्स के बीच में, बहुत लंबे समय तक वो चलते रहते हैं, लेकिन डिफरेंट जजमेंट्स आई इसमें. और बहुत जगह कहा भी गया दैट सच रिलेशनशिप्स आर नॉट अमाउंटिंग टू रेप अनलेस इट कैन बी कंक्लूसिवली प्रूवन दैट कंसेंट वाज सॉट बाय फ्रॉडुलेंट मींस. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि मिसकंसेप्शन जो है वो क्रिएटेड, मिसकंसेप्शन जो था अलेज मिसकंसेप्शन क्रिएटेड टू ऑब्टेन अ वुमेन्स कंसेंट फॉर सेक्स हैज टू बी क्लोज टू द इंसिडेंट. यानी कि जब को हुआ उसके पास होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि 5 साल से आपको बोला जा रहा है और आप ऐसा कर रहे हो. अचानक से एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ तो बात समझ में आती है. तो आप सोचिए एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे ऐसे ग्रैपलिंग इश्यूज से टैकल करना पड़ता है डेली बेसिस पे. हमें इशू ही समझ नहीं आएगा, हम बात करते हैं कि हम पेपर फाड़ देंगे, कैसे होगा. तो आगे बढ़ते हुए इस बात में अगर मैं कहूँ तो रिलेशनशिप डायनेमिक्स जो है फिर और हो जाती है. क्वांटम यंग मैन वुमेन जो है वो कैजुअल डेटिंग में भी आजकल जा रहे हैं, टिंडर पे मिल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या साइट्स हैं. शॉर्ट टर्म सेक्सुअल लाइसेंस भी हो रहे हैं. सोशल मीडिया ऐप भी बने हुए हैं इस काम के लिए, ऐप ही इस बात के लिए बने हुए हैं. वन नाइट स्टैंड और पता नहीं क्या क्या है, आप देखो ढूंढो तो कुछ ना कुछ तो है ही. बहुत कुछ है मेरे हिसाब से, कुछ ना कुछ तो नहीं होगा. तो लीगल चैलेंज यहाँ भी आ जाता है. अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली रिलीफ दिया, 10 ईयर सेंटेंस दे दी गई थी वरना बंदे को. ट्रायल कोर्ट ने 10 साल की सेंटेंस दी बिकॉज जो है कहा गया कि भाई ही हैज प्रॉमिस्ड ऑन द फॉल्स प्रॉमिस, मतलब फॉल्स प्रॉमिस था ऑफ मैरिज एंड दैट इज व्हाई सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ एंड गड़बड़ हो गई, मतलब ही वाज पुट फॉर जेल. तो हाई कोर्ट ने बोला कि भाई appellant successfully argued, हाई कोर्ट में बॉय ने, द पर्सन वाज एबल टू कन्वे एंड ही वाज फाइटिंग, आर्ग्यूड दैट आई मेट द कंप्लेंट ऑन टिंडर. टिंडर जो है वो, टिंडर पे जब आप मिलते हो या टिंडर जैसे ऐप के थ्रू आप करते हो तो वो कोई मीन्स ऑफ प्रॉमिस की बात नहीं है, मैरिज की बात नहीं हो रही है वो वहां पे. और ये भी बताया कि जो फीमेल थी उन्होंने पीछे ब्लॉग पोस्ट भी लिखे हुए हैं जो कहती कि शी डिड नॉट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज. अब उन्होंने खुद ही लिखे हैं ये. और टिंडर पे आप मिले हो और फिर आप कहते हो कि मुझसे धोखे से मेरे साथ जो है संबंध बनाए गए. द फेलियर टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ अ वुमन having sexual relations of her own while on violation on the on the future promise has subjected the law on rape to gross misuse. सोचिए आप कितना कॉम्प्लेक्स इशू है. प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है जब रिलेशनशिप जो है बिगड़ने लग जाती है. मेल पार्टनर जो है वो मेल पार्टनर जो है अगर उस बात का उसे दुख होता है, रिलेशनशिप टूट रही है, तो उसके पास तो कोई चॉइस नहीं है, वो तो फ्रस्ट्रेट होके और दुखी होके चला जाएगा. वो क्या करेगा, उसके लिए तो लॉ नहीं है ना. लेकिन फीमेल अगर उसी बोट में है तो लॉ ऑफिसर जो है उसको, लॉ जो है उसको अच्छा रास्ता देता है. सीरियसनेस होती है 375 के केस की. रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है क्राइम रिपोर्टेड एट मेस मस्ट बी रजिस्टर्ड इमीडिएटली. जैसे आप रेप चिल्लाते हो वो उसको रजिस्टर करना पड़ता है. तो रिस्क एडवर्स टेंडेंसी है पुलिस की. तो
सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में, और अरेस्ट कर देती है फटाफट, चार्जशीट भी फाइल कर देती है, जबकि एविडेंस होता नहीं है। कोर्ट जो है बेल देता है फिर बाद में, और सब्सिक्वेंटली एक्यूट भी कर देता है अगर इनोसेंट हो। तो इसीलिए इन केसेस के अंदर कंसेंसुअल रिलेशनशिप्स के अंदर लॉ का मिसयूज किया गया बहुत सारा, इंस्ट्रूमेंट हो गया वो आर्म ट्विस्टिंग का। तो इसको कैसे किया जाए? हैरेसमेंट हो गई, इम्प्रिजनमेंट हो गई, फाइनेंशियल बर्डन भी हो गया, सब एक तरीके से हिंदी भाषा में कहा जाए वह डूब गया। और कोई क्रिमिनल टेंडेंसीज तो होती ही नहीं है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे बर्डन आता है। सो इसलिए अर्जेंट नीड है टू इंस्टीट्यूट ए सिस्टम ऑफ डिटेल्ड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, कि पहले इंक्वायरी तो अच्छे से हो ऐसी कंप्लेंट्स के लिए, बिफोर रजिस्टरिंग एफआईआर, एज प्रिस्क्राइब बाय द ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जजमेंट, टू गॉज द वेरासिटी ऑफ एलिगेशंस। इससे क्या है, जेन्युइन विक्टिम्स को सहायता मिलेगी और बाकी चीजों को रोका जाएगा। To link the legitimacy of sexual intercourse between consenting adults to their future marriage may have outlived its utility। कि भाई हम कभी शादी करेंगे ये सोच के हम 5 साल से हम संबंध रखे हुए हैं, तो वो अब बात नहीं चलेगी ना। क्योंकि ग्रोइंग सेक्सुअल लिबरेशन जो आर्टिकल शुरू में कहता है, देयर इज अ ग्रोइंग सेक्सुअल लिबरेशन ऑफ यंग इंडियंस। तो ये नहीं कह रही हैं वृंदा शुक्ला आईपीएस ऑफिसर, शी इज नॉट सेइंग कि सब ऐसा कूद कूद के कर रहे हैं, लेकिन शी इज जस्ट ट्राइंग टू से। अभी थोड़े दिनों पहले मुझे याद है, दिल्ली में ही शायद मिरांडा हाउस कॉलेज की बात थी, दैट बॉयज गेट बंद थे कुछ था तो कूद कूद के गए, वो दीवारें कूद के पहुंचे थे। अब वो हरकतें तो रोकी जाएंगी, वो जो पैट्रियार्कल या फिर फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट है उसको तो रोका जाएगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है कंसेंट की, यहाँ बात हो रही है इक्विवेलिटी की। तो ऐसा इंटरप्रिटेशन होना चाहिए लॉ का जो अनमैरिड अडल्ट वुमेन को उल्लू बना के किसी रिलेशनशिप में जो फंसा रहा है उसके लिए तो मदद करे, लेकिन बाकी सिग्निफिकेंस एक्ट एक्ट की यदि ऐसे ही केस आते रहते हैं तो उससे जो है कम हो जाती है। रिलेशनशिप अगर खत्म होने की कगार पर आ जाती है, किसी तरह से खत्म होती है, तो दोनों पार्टीज को बराबर का होना चाहिए। सिर्फ वुमेन अपने पास्ट को रिविजिट करे और वो अपने कंसेंशियल या फिर अपने दूसरे सेक्स चॉइसेस को बता सके, ये तो फिर मेल के लिए बड़ा गलत हो गया। इट इज पैराडॉक्सिकल टू वुमेन सेक्सुअल लिबरेशन एम्पावरमेंट कि फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीजें साथ में आती है। तो कितनी खूबसूरती से ये आर्टिकल इन्होंने लिखा। तो आई एम श्योर दैट द वे आंसर जो लिखती होंगी जब एग्जामिनेशन दिया होगा, तब भी किसी कोचिंग में ये नहीं सिखा पाया होगा कोई कि बेटा ऐसा सोच ले, ये सोच पहले से रही होगी। फिर लगातार कंसिस्टेंटली मेहनत करने से, सोचने से इस तरीके की सोच बनी और उस तरीके की प्रैक्टिस हुई। तो बात अंग्रेजी की नहीं है, बात यह है कि अपना मैसेज कितनी ब्यूटीफुली कन्वे किया है। तो हमें भी सोचना है कि क्या हम ऐसा सोच पाते हैं, क्या हम ऐसा लिख पाते हैं। तो पेपर तो अपने आप काबू में आएगा और निकलेगा ही निकलेगा। 12 साल का एक बच्चा एक्सीडेंटली हैंग हो जाता है, वो प्रैक्टिस कर रहा था रोल किसका, भगत सिंह का। तो हाँ, घर में चुन्नी बांधकर और चेयर पे चढ़ के अगर आप भगत सिंह की फांसी चढ़ने की प्रैक्टिस करें, तो भगत सिंह की ग्रेटनेस इस बात पे नहीं थी कि वो फांसी पे चढ़ गए थे। भगत सिंह की ग्रेटनेस सिर्फ इस बात में नहीं थी कि फांसी पे चढ़ गए थे, भगत सिंह की ग्रेटनेस इस बात में थी कि जिन कारणों से वो फांसी पर चढ़े थे। तो स्कूल अगर कारणों पे ध्यान देता, स्कूल अगर उनकी शहादत पे ध्यान देता कि शहादत उनकी इसलिए शहादत है क्योंकि वो वैल्यूज, सोशलिस्ट वैल्यूज, नेशनलिस्टिक वैल्यूज, सिविलाइजेशनल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, फार्मर्स के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मतलब लैंडलेस फार्मर्स इफ ऐसे, तब बात समझ में आती। लेकिन ग्लोरीफाई क्या हो जाता है, चढ़ गए जी। तो अब यहाँ देखिए दिक्कत हो गई, मॉन्की कैप पहनकर साड़ी उन्होंने पंखे से टांगी बच्चे ने और अपने गर्दन में डाली। एंड इट इज वेरी वेरी शॉकिंग एंड हॉरिबल। सो वी ऑल मस्ट अपना ड्यू हम करें ताकि सही मैसेज को स्प्रेड करें। सुप्रीम कोर्ट जनरल स्टडीज पेपर 2 की अगर मैं फिर से बात करूं, तो सुप्रीम कोर्ट हैज एग्रीड टू हियर ए प्ले अगेंस्ट द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपको पता होना चाहिए, कौन से साल में आया ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये उठाया गया कि फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज डैमेजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात कोर्ट ने अभी बोला कि ठीक है, देखते हैं। देयर इज ए लीगल इशू, सुप्रीम कोर्ट से इसके बीच में इसके लीगल इशू है जो कि कंसिडर किया जा सकता है। पिटिशनर के लिए ओपन है, हु अपीयर इन पर्सन, और जो है फिर इस पर चर्चा हो सकती है। पिटिशनर कहते हैं कि भाई सेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑफ 1951 अमेंडिंग एक्ट, जो जिसने सब्स्टिट्यूटेड
ओरिजिनल क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 19 dealing with reasonable restrictions on the freedom of speech and expression guaranteeing under the article 19(1) clause article 19 clause 1A या article 19(1) clause A। तो एक नया क्लॉज आ गया क्लॉज 2 विच कंटेन टू ऑब्जेक्शनेबल इंसर्शंस, यानी उसको हटा दिया और उसकी जगह दो और डाल दिए। allowing restrictions to in the interest of public order and in relation to incitement to an offense। पब्लिक ऑर्डर के लिए और दूसरा यदि आप भड़काते हो ऑफेंस के लिए, तो ये दोनों क्लॉज डाल दिए। और दूसरा जो नया क्लॉज डाला उसमें एक्सप्रेशन जो है ये जो उसने ऑमिट कर दिया एक्सप्रेशन टेंड टू ओवरथ्रो द स्टेट, जो कि ओरिजिनल क्लॉज में था, वो हटा दिया गया। तो सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ द अमेंडिंग एक्ट, जो एक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसने वैलिडेशन ऑफ सर्टेन लॉज पे इंपैक्ट किया। जबकि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जो भी बदलाव आए वो बात और है, जो भी बात की गई, लेकिन पिटिशनर का कहना है कि उससे ओवरऑल एक फर्क आ गया कि जो दो इंस्ट्रक्शंस हैं जिसकी मैंने बात की, दो दो ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस वाली जो मैंने बात की, ये जो है ये सेक्शन 124A यानी कि सेडिशन, और सेक्शन 153A प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, जो भी है, उन दोनों को वो जो है ये एक तरीके से नुकसान करते हैं। ऐसी आर्टिकल 295 ये डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरीच रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ, और आर्टिकल नहीं, मुझे कहना चाहिए 505 आईपीसी, ये भी जो है ये चीजें अगर हम मिला दें तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाते हैं। तो दो क्वेश्चनेबल एक्सप्रेशंस जो इंसर्ट किए गए और उसको फंडामेंटल राइट्स के साथ जोड़ दिया गया, आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए के साथ जो जोड़ दिया गया, ये लगा लीजिए उससे जो है बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म होता है। ये कोई पर्पस सर्व नहीं कर रहा है, बल्कि डेमोक्रेसी को, रिपब्लिक आइडियाज को, प्रियम्बल के वैल्यूज को, इन सबको नुकसान दे रहा है। अमेंडमेंट जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को भी निग्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो था वो जो ओरिजिनली था ड्रॉपिंग द एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन जो ड्रॉप किया टेन टू ओवरथ्रो द स्टेट, ये भी हटा के हमने सिक्योरिटी को कम कर दिया। तो ग्लेरिंग ओमिशन है, कंसर्न है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को रेडिकलिज्म, टेररिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, इनसे खतरा है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर आपको लगता है कि उसको क्वेश्चन किया जाना चाहिए, ऐसा करके आर्टिकल ने कहा। बट दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड टेक्निकल पीस, इसको आप दो बार देखिए, एक बार पढ़िए, समझिए बात ये क्या हटाया गया और क्या था और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये मैंने आपको सिंपल भाषा में बताने की कोशिश की। वो डेकोटा प्लेन जिसने 1947 में श्रीनगर में लैंडिंग की थी और बाकी फाइटर एयरक्राफ्ट साथ जुड़ा था, उसको दोबारा 80 ईयर्स ओल्ड डेकोटा को स्क्रैप से उठाया गया, उसको परशुराम नाम दिया गया, श्रीनगर उसने फ्लाई किया। और ये डकोटा अपने नए अवतार में, उसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, वो यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर जो है वो उनसे जुड़ा हुआ है, और उन्होंने अपने फादर, जो कि उनके फादर थे रिटायर एयर कमोडोर एम के चंद्रशेखर, उनको उन्होंने ट्रिब्यूट की तरह उसको दिया। और अक्टूबर 27 1947 डेट भी याद कर लीजिए, इस डेट को इन्फेंट्री मैन इंडियन आर्मी के फर्स्ट ट्रूप्स बने थे वो, जो जिन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट पे रश किया था, एंड दे हैड एक्चुअली सेव द not only J&K but also the nation from so many more troubles which we could have faced। आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाया, पीछे रह गया, एमपीसी उसको नहीं पहचान पाई, मीटिंग करनी पड़ी, और आपको फिर जो है सरकार को भी लिख के देना पड़ेगा अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, ये आप रट लीजिए, इस एक्ट के अंदर है। आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर सेंट्रल बैंक अगर इन्फ्लेशन टारगेट नहीं मीट कर पाता है तो देन इट हैज टू गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन की रीजन बताओ क्यों हुआ और रेमेडियल एक्शन बताओ। तो एमपीसी जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ 6 मेंबर होते हैं, आरबीआई गवर्नर है, 3 नॉमिनेटेड मेंबर आरबीआई के हैं, और जो है 3 जो है सरकार के हैं। एमपीसी जो है साल में
हर 2 महीने में मिलती है, दैट इज इन 6 टाइम्स अ ईयर, दैट इज फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इवेलुएट करती है। तो यानी कि इन्फ्लेशन जो अभी चल रहा है इसकी चर्चा शायद 2-4 महीने 6 महीने पहले हुई होगी, उसका असर बाद में दिखाई देगा। तो अक्टूबर 2021 में जो स्टैंड लिया वो दिसंबर 2021 में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा, दिसंबर के बाद वो फरवरी में दिखेगा। तो यानी कि लैग होता है उसके अंदर एक। तो इन्फ्लेशन जो है मॉडरेट नहीं हो पाया। अक्टूबर 2020 में जो स्टैंड लिया था अप्रैल 2022 में, वो स्टैंड देख के भी वो लैग नहीं हो पाया। और उसकी वजह से आज जो है हमें मतलब अकोमोडेटिव स्टैंड लेना था, या जो है कारणों को पहचानना था, तो वो ठीक से नहीं पहचान पाए। जो एक्शन लेना चाहिए वो नहीं लिया, क्योंकि आरबीआई जब तक अकोमोडेटिव स्टैंड ले रहा था उसके अंदर एमपीसी के जो प्रोफेसर जयंत वर्मा साहब हैं, उन्होंने जो है बोला कि भाई कोर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और ये इन्फ्लेशन जो है विदाउट अफेक्ट ऑफ फूड एंड फ्यूड प्राइसेस है, वो दिक्कत करेगा। लेकिन कोर इन्फ्लेशन जो है मोर स्टेबल मेजर है राइज एंड फॉल का। तो अकोमोडेटिव स्टैंड नहीं लेना चाहिए। धीरे धीरे इंडिया में देखा गया है कि भाई बढ़ता गया बढ़ता गया, और वो आगे चल के हमें उसको देखना पड़ा कि वो कम नहीं हुआ। हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन जो है वो कन्वर्ज हो गए बाद में, क्योंकि पहले सोचा जा रहा था भाई ये जो है फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन है और हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हम पहले भी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, हमने बहुत डिटेल में चर्चा की है। प्लीज गो बैक टू प्रीवियस लेक्चर्स, हेयर ओनली आई वांट टू टेल यू कि कैसे अगर आप एमपीसी के मेंबर होते तो आप कैसे देखते। तो अक्टूबर में बात की, दिसंबर में बात की, फरवरी में बात की, अप्रैल में बात की। T-295 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जैसा मैंने बताया। इट इज वेरी वेरी कैपेबल, इट कैन कैरी लॉट ऑफ लॉजिस्टिक्स, इट इज और मतलब ट्रूप्स की ड्रॉपिंग के लिए भी बहुत अमेजिंग है, लोड भी ले सकता है, सेमी प्रिपेयर्ड सर्फेसिस पे भी उतर सकता है। सो इट इज अ वंडरफुल थिंग इन दैट सेंस, एंड इंडिया विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। और इंडिया इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। और आप कह सकते हैं कि एयर डिफेंस, एयरबस डिफेंस और जो स्पेस है वो कोलैबोरेट करके चीज़ों को बढ़ा रही है। इंडिया में सिविल ऑपरेटर्स को ट्रेन करेगी, बाद में यहाँ से इंडिया एक्सपोर्ट भी करेगा, जिसकी हमने ऑलरेडी परमिशन दे दी है। और सारे के सारे जो एयरपोर्ट्स अभी आएंगे वो इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उनके अंदर लगेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बनाया है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने बनाया है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और ये भी जान लीजिए कि इंडिजिनस कंटेंट इन एयरक्राफ्ट में इंडिया में सबसे ज्यादा होगा। और इट इज एन अमेजिंग डेवलपमेंट इन दैट सेंस वी कैन से। बड़ोदरा में यूनिट जो है वहां पर सारा काम हुआ है। जंगल्स में ब्राजील के काम आता है ये, कोलंबिया के माउंटेन्स में भी रोल आता है इसका, अल्जीरिया के डेजर्ट्स में भी आता है, जॉर्डन में भी आता है, पोलैंड में भी, फिनलैंड में भी। और मिलिट्री ऑपरेशंस चाहे वो इराक है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो चाड है, सब जगह इसने किया है। एक टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ट्रूप्स को भी ले जाएगा जैसे मैंने कहा, सप्लाईज को भी करेगा। और STOL इसकी की थिंग है, STOL, शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर स्ट्रिप्स जो है सिर्फ जो 2200 फीट लॉन्ग है उनके ऊपर भी ये दौड़ सकता है। और ये जो है 110 नॉट्स की लो स्पीड के ऊपर भी मिशन को कैरी कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मेडिकल इवैक्यूएशन है, डिजास्टर है, रिलीफ मिशंस हैं, मैरीटाइम पेट्रोल ड्यूटीज है, सब जगह दिस एयरक्राफ्ट इज ए गेम चेंजर। सो वंडरफुल, इट इज अमेजिंग थिंग। अगर हम बात करें, इंडिया जो है क्या अभी फिर से न्यूक्लियर टेस्टिंग करेगा? जरूरत पड़ेगी तो करेगा। और अगर इंडिया करता है तो यूएस को उसे पिनलाइज नहीं करना चाहिए। 1998 की तरह इंडिया को चाइना को देखकर, पाकिस्तान को देखकर इंडिया को अपने आप को हमेशा मजबूत और अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंट रखना है। और चाइना जो फुट स्टेप्स फॉलो कर रहा है, रशिया में जो हो रहा है, या रशिया यूक्रेन वॉर जो दिखा रहा है, तो उसके हिसाब से हमें भी सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। हमें देखना पड़ेगा हमें क्या करना है। इसीलिए जो है हमारी नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी, या हमारा जो NPT जो हमने साइन नहीं की, उसके पीछे भी लॉजिक है। बिकॉज हम जब तक वो ट्रीटी इक्वल आइडियाज को प्रमोट नहीं करती तो हम उसको साइन करने में कामयाब नहीं हो सकते। तो ये कुछ बातें हुई हैं कि भाई जो न्यूक्लियर पॉलिसीज है चाइना, पाकिस्तान और इंडिया की, वो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट करती हैं। इंडिया का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, इंडिया का डेटरेंस भी है, लेकिन इंडिया पीसफुल तरीके से अपने डेटरेंस को बढ़ा रहा है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिए थे, हमने थोड़े दिनों पहले सबमरीन हम बात कर रहे थे,
लॉन्ग टर्म मिसाइल डेवलपमेंट की हमने चर्चा की थी। साथ में हमने जो है इंडिया की, इवन इसरो तो सिविल कैपेबिलिटीज के लिए काम कर ही रहा है, लेकिन इंडिया जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि, या फिर जो है बाकी एरियाज के अंदर भी इंडिया इज वर्किंग relentlessly, but not, it is not in any arms race. India is purely doing it in order to make sure कि उसके जो अपने इंटरेस्ट है उनको हार्म ना हो, क्योंकि इंडिया एग्रेशन के एंगल से नहीं कर रहा। चाइना इज इन्वॉल्व इन मेजर न्यूक्लियर एक्सपेंशन एंड एग्रेशन। चाइना ने ही पाकिस्तान को जो है आप कह सकते हो कि वो दिलवाए थे, अदरवाइज बात वो नहीं होती। कहने का मतलब मेरा ये है। तो ये बात हमारे समझने की है, यही बात हमारे इस बात को देखने की है कि इस एंगल से हमें देखना है। हमारे रिलेशनशिप जो पहले जो हमारे साथ सैंक्शंस की बात हुई थी, अब वेस्ट जो है वो रशिया के साथ बहुत ही उसकी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। इंडिया मॉस्को रिलेशनशिप इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप, लेकिन उसका स्ट्रेस टेस्ट हो रहा है एक तरीके से। तो आप कह सकते हो कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया यूएस रिलेशनशिप जो है अभी जो पिछले 20 सालों में जो यहाँ तक आप पहुंच गई है, वो अपने आप में एक मिरेकल है, अपने आप में एक गजब चीज है। आप अगर शुरू से देखेंगे, इंडिया यूएस रिलेशनशिप का इवोल्यूशन देखेंगे, तो आप पाएंगे कि इंडिया ने बहुत कम समय में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक स्पेस बना लिया है। तो हमें जो है क्योंकि रशिया बार बार ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई मैं न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करूंगा, तो इंडिया को देखना पड़ेगा कि इंडिया अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए, जब हम लार्जेस्ट इकोनॉमी, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज बनने जा रहे हैं, और हम जो है डेवलपमेंट की बात भी करते हैं, तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे। जब आपसे कोई पूछता है कि हाउ बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैन बी इंक्रीज इन इंडिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया में रेगुलेशन कम होना चाहिए, ट्रस्ट ज्यादा होना चाहिए, जो कि आर्टिकल के हेडिंग में लिखा है, मोर ट्रस्ट लेस रेगुलेशन। इसके अलावा जो बेसिक पॉइंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, फाइनेंशियल सिस्टम है वो होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो होना चाहिए, तो डिस्ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए। ये हमारे एक सोचने की बात है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गूगल करिए इंडिया एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का क्या रिलेशनशिप है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में, मेंस में, दोनों जगह आंसर्स में आ सकता है वो। जीसीसी 6 कंट्रीज का यूनियन है गल्फ रीजन का, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान एंड बहरीन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चयों की चयों काम कैसे करेंगे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और जो जीसीसी काउंसिल के जो रिलेशनशिप है उसके लिए हो रहा है, लेकिन एक ह्यूज स्कोप है ट्रेड एग्रीमेंट का। एनर्जी हमारे यहाँ आएगी वहां से, और हम उनको जो है टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। जीसीसी ऑल्सो वांट्स टू मूव अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, लेकिन इंडिया वांट्स टू डेवलप इट्स ग्रीन एनर्जी। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि क्या क्या इंडिया भेज सकता है, क्या वो भेजेंगे। सेमी प्रीशियस मेट स्टोन्स हैं, मेटल्स हैं, ज्वेलरी है, इमिटेशन ज्वेलरी है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इंडिया जो है वो इंडिया के एक्सपोर्ट जीसीसी में बढ़ता जा रहा है, और उनके में भी इंडिया का जो इंपोर्ट शेयर है वो बढ़ता जा रहा है। इंडिया, सऊदी अरेबिया जो है इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है लास्ट फिस्कल में। और कतर, इंडिया जो है, कतर से जो है इंडिया इंपोर्ट करता है अराउंड 8.5 मिलियन टन जो है एलएनजी करता है। और हम वहाँ पे फिश, मीट, केमिकल, प्लास्टिक्स सब हम करते हैं। कुवैत जो है 27th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, और यूएई वाज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 21-22। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको हर हाल में पता होने चाहिए। क्या आपके पास है ऑप्शन सक्सेस पाने का? स्कूल से ड्रॉप आउट आप वहां हो गए, वहां मतलब आप तो नहीं हो सकते, आप क्या इतना पढ़ सकते हैं? क्या आप अपने आप को स्टेज पे लगा सकते हैं? ये देखिए, हमारे सामने एग्जाम्पल है, शंकर मुत्तुस्वामी सुब्रमण्यम विद हिज फैमिली। सो ऑब्सेशन टू गेट सक्सेस, स्कूल ड्रॉप आउट हो गए, घर बेच दिया, लोन भी ले लिया, फूड हैबिट चेंज कर दी, लेकिन शंकर मुत्तुस्वामी हैज बिकम ए जूनियर बैडमिंटन वर्ल्ड फाइनलिस्ट। दिन में 12-12 बार खाना खाया है हेल्दी फूड का, 13-13 पोर्शन दिन में, 13 घंटे तो हम पढ़ नहीं रहे, 13 बार वो खाना खाया है। जैसे मर्जी काम का मौका मिल रहा है, ट्रेवल हो रहा है, तब भी खाया, सब कुछ किया, बट अंडर गाइडेंस, अंडर स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ हिज फादर, हु वाज वेरी कॉन्फिडेंट। सो ही टुक द रोड लेस ट्रेवल्ड, न्यूट्रिशन, प्रैक्टिस, कहीं नहीं गया, चेन्नई में ही, जिम एंड स्विमिंग पूल टू वर्कआउट, नेवर मिस्ड हिज फिटनेस सेशंस। विराट कोहली इज हिज रोल मॉडल, तो कैसे आप सक्सेस नहीं पाओगे?
अर्लियर वेन ही विल लूज ही विल क्राई, हिज डैड विल काउंसिल, लेकिन बैडमिंटन में इंटरेस्ट नहीं छोड़ा। तो पेपर देना है, पेपर देना है, पेपर निकालना है, रोना नहीं है, रोना भी है तो आगे बढ़ना है, पेपर निकालना है। तो ये तो आई थिंक कम डिमांडिंग हुआ ना जो इस बच्चे ने किया है। हु विल बी वर्ल्ड चैंपियन, ही इज नाउ 18 and by 21 he wants to get into the brutal world of badminton. So हर आदमी अपनी जगह राइज करता है, आप भी अपनी जगह राइज कर रहे हैं, तो जस्ट लेट्स डू इट with confidence and happiness and clarity. So if I move to the other papers, the first among 20, देखिए सोचने की बात ये, इंडिया जो है एक ऐसी इकॉनमी है, वो अपने G20 मेंबर्स को आउटपेस कर देगी नेक्स्ट 5 इयर्स में। ये बात समझिए आप, इंडिया इज गोइंग टू आउटपेस G20 मेंबर्स इन नेक्स्ट 5 to 7 years। इसके पीछे रीजंस हैं, 2004 to 2013, 2014 to 2021, 2022 to 2027। चार्ट से पढ़ना सीखिए ताकि कॉम्प्रिहेंशन आए, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व हो, सी सेट में भी हेल्प मिले, ना कि बस लिख लिया। समझे, इंडिया का जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी में 7.3, आप देखिए, और जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी पर परचेजिंग पावर पैरिटी पर कैपिटा, ये जीडीपी पीपीपी, ये पर कैपिटा जीडीपी पीपीपी, ये एक्सचेंज रेट विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर, जिसके हिसाब से आप पीपीपी निकालते हैं। परचेज पावर पैरिटी देखी वैसे जाती है, और ये आपकी पॉपुलेशन। अब आप देखिए इसको, 2022 से 27, 22 27, 2014 2021, 2004 2013, वेयर इज इंडिया एंड वेयर आर अदर कंट्रीज। सो एवरेज इज बीइंग टेकन आउट, एक एवरेज निकाला जाता है। जब लॉकडाउन हुआ, इंडिया वाज एबल टू मैनेज इट, लेकिन ऐसा कुछ था किसी भी कंट्री ने पहले फेस नहीं किया था। साइमल्टेनियस वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन हो गया, एक डिमांड शॉक हो गया। इतना तो ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस में भी किसी कंट्री को इंपैक्ट नहीं होता जितना कोरोना ने किया। वर्ल्ड सप्लाई जब तक सुधरती तब तक रशिया यूक्रेन, दैट प्रॉब्लम स्टार्टेड अगेन, डिमांड एंड सप्लाई शॉक। इसीलिए जो है आईएमएफ ने जो अभी कंक्लूड किया मीटिंग में, दैट इन द रीसेंट मीटिंग, व्हाट टू डू विद द यूएस डॉलर एट रिकॉर्ड हाइट्स, क्या करें उसका। एंड यूएस फेडरल रिजर्व ने फूड, हाउसिंग और फ्यूल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। सो इंडिया इन दिस ऑल सर्कमस्टांसेस हैव बीन मूविंग अहेड। ग्रोथ पाथ ऑफ इंडिया एंड चाइना हैज टू बी सीन इन द इमीडिएट एंड द लॉन्गर रीजंस, और कैसे इंडिया भी ग्रो करेगा। बिटवीन 1980 एंड 2019 चाइना का पर कैपिटा इनकम कितना ग्रो हुआ? 7.7, 7.7 पर एनम। इंडिया का कितना हुआ? 4.1। प्री कोविड है ये। बिटवीन 1980 एंड 2014 इंडिया का पर कैपिटा ग्रोथ जो है वो दो बार सिर्फ चाइना से एक्सीड किया, वन इन 1989 एंड अदर वाज इन 1990। यानी कि इफ वी एक्सक्लूड पेंडेमिक ईयर्स ऑफ 2020 एंड 2021, देन आईएमएफ ने बताया, वर्ल्ड आईएमएफ, डब्ल्यूईओ जो उसकी आउटपुट, जो उसकी रिपोर्ट आती है, इट एक्सपेक्ट्स पर कैपिटा ग्रोथ इन इंडिया टू बी हायर देन दैट ऑफ चाइना इन ईच ऑफ द 6 years, 2022 टू 2027। अब देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी। तो इंडिया के केस में जो है, डेमोक्रेसी की वजह से हम थोड़े पीछे रह जाते हैं, कंस्ट्रेनिंग फैक्टर बन जाता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, जो ग्रोथ की फैसिलिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
डेमोक्रेसी मेक्स लाइफ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एक साथ चलना थोड़ा डिफिकल्ट कर देता है। इंडिया इज गोइंग टू टेक द G20 प्रेसिडेंसी एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो एक यूजफुल हमें एक बहुत बड़ा एक हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा। ग्रोथ एंड पर कैपिटा ग्रोथ और इन्फ्लेशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन। तो इंडिया जो है अगर एक लीड कंट्री के रूप में इमर्ज होता है बिटवीन 2022 टू 2027, जो कि पर कैपिटा ग्रोथ जो पीरियड की अगर देखी जाएगी, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी अगर कंड्यूसिव हो जाता है, तो ये आप लगा लीजिए कि इंडिया इज डेफिनेटली गोइंग टू बिकम वन ऑफ द टॉप कंट्रीज। नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आर देयर एंड इन दोज पैरामीटर्स इंडिया इज गोइंग टू ग्रो। जैसे आप देखिए 2022 टू 2027 पर कैपिटा जीडीपी इंडिया की ज्यादा हो सकती है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। G20, the G20 advanced economies and all of G20. China, post COVID, we are talking. Things are different. So we have to see, we have to believe it. So मेरा आपसे ये कहना है कि जो भी की टर्म्स इवन ग्राफ में भी है, मैप में भी है, चार्ट में भी है, वो आपको देखना आना चाहिए। अभी हमने चर्चा की थी कि एविएशन इकोसिस्टम में C-295 कैसे चेंज करेगा। तो हमने बात की थी कि C-295 इज अ वंडरफुल एंड ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। स्पेशल क्या है इसका, हमने जैसे बात की थी, कॉम्पिटेंट है, प्रूवन है, 12 कंट्रीज से ज्यादा यहाँ वाइड स्प्रेड यूसेज है, लोड कैपेसिटी अप टू 9 टन्स, कैरी अप टू 71 पैसेंजर्स और 44 पैराट्रूपर्स, 24 स्ट्रेचर्स फॉर मेडिकल एजुकेशन, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, मैरीटाइम पेट्रोल, सर्च एंड रेस्क्यू, even act as water bomber, civil applications, Tata and MSMEs. It is going to target manufacturing of 4,600 sub-assemblies, more than 13,000 detailed parts, 7 major component assemblies जैसे विंग बॉक्स है, नोज आगे वाला जो नोज फ्यूजलेज है, सेंटर, रियर, डोर, एवरीथिंग। तो इंटीग्रेशन होगा इसका टाटा के साथ, टाटा करेगा। टोटली इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, जैसा हमने पहले भी बात की थी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, मेक इन इंडिया पर्सपेक्टिव, फुल पोटेंशियल ऑफ द ग्रोथ, एंड टाटा हैज अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ सिविल एयरलाइंस इन देयर पोर्टफोलियो। इससे उनको भी बहुत इंपैक्ट मिलेगा। प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ओवरऑल कैपेबिलिटी, बून फॉर द प्राइवेट सेक्टर। तो ये सारे कीवर्ड जब आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब आपसे बात की जाती है इन द मेंस एग्जामिनेशन, तो ये सारे जो इसमें मैंने इतने बड़े बड़े आपको कीवर्ड्स कुछ बताए, जार्गन जिसको आप कह सकते हो, दे मस्ट बी पार्ट ऑफ योर लर्निंग। दे विल रियली गोना हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो create a vocabulary which is required for the examination. So beetroot noodles. I also want you to have beetroot noodles so that you can enjoy and have fun. Elon Musk, उन्होंने लिया, अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल डी ग्लोबलाइजेशन, यानी IMF है, वर्ल्ड बैंक है,
WTO है, जितना भी वर्ल्ड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, उसको आप डीग्लोबलाइज कर दो, कैसे करोगे? US फेडरल रिजर्व जो भी करता है उससे पूरे वर्ल्ड के ऊपर इम्पैक्ट होता है, स्पेशली ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज, इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्रीज। उनके कॉस्ट बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लो इनकम कंट्रीज जो है वो डॉलर की हेजिमोनी के नीचे दब गए हैं, तो आप कैसे करोगे? क्या हो सकता है? वो जब इजी मॉनेटरी पॉलिसी करेगा तब भी दिक्कत है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी करेगा तब भी दिक्कत है। सो द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, अगर वो अपनी इकोनॉमीज को ओपन करें, कैपिटल को फ्लो करें, और वो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जो है इंटरेक्ट करें, तो शायद सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होगी। बार्गेन करें, चीजों को समझें, लेकिन US हेजिमोनी कैसे खत्म हो जाएगी? मॉनेटरी और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन सिर्फ COVID-19 तक था, उसके बाद कोई नहीं पूछ रहा। तो कैसे होगा? अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव इज दैट द डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट रेजिस्ट द ल्यूर ऑफ फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन। क्रॉस बॉर्डर प्राइवेट फाइनेंस कैपिटल जो है वो जरूरी नहीं है इट विल ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू ऑल एरियाज, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ बेनिफिट है फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन के, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं है कि वो जो है आपकी कंट्री को, स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन, व्हेन यू सी डॉलर क्या कर रहा है, तो आपको मदद मिलेगी। अपनी जितनी लिमिटेड कैपिटल मोबिलिटी है, उससे ही वो आगे बढ़े। वॉलेटाइल पोर्टफोलियो को रिजेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, FDI से कोई भी कंट्री एकदम से ग्रो नहीं हो सकता। FDI brings success, FDI brings stability, FDI brings development, लेकिन that is not the only way. So इमर्जिंग इकोनॉमीज को चाहिए कि वो कैपिटल को रिस्ट्रिक्ट करें। लोकल पॉलिसी मेकर्स देखें कि कितना कोऑपरेशन जरूरी है, कितना नहीं है। एक्सेसिव फाइनेंशियलाइजेशन, बहुत अच्छा बोला, एक्सेसिव फाइनेंशियलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम ऑफ द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ द लास्ट 4 decades। तो फाइनेंशियल रेंटियर्स को मत प्रमोट कीजिए बात बात के ऊपर, यहां से पैसा वहां, वहां से पैसा यहाँ, वहां से पैसा यहाँ, FIIs, हेज फंड्स एंड सो ऑन। आइडिया, नॉलेज एंड साइंस आर इंटरनेशनल बाय डेफिनेशन। आइडियाज, नॉलेज एंड साइंस आर इंटरनेशनल बाय डेफिनेशन। फाइनेंस शुड बी प्राइमरीली नेशनल। ये किसने कहा? जॉन माइनार्ड केन्स ने। केनीसियन थ्योरी तो आपने पढ़ी ही होगी, ये तो देख लीजिए। आइडियाज, नॉलेज एंड साइंस आर इंटरनेशनल बाय डेफिनेशन, फाइनेंस शुड बी प्राइमरी नेशनल। तो ये भी एक एलिमेंट मिल गया हमें आंसर को देखने का, ढूंढने का। मैं ये नहीं कहता कि इसको जबरदस्ती घुसा दीजिए, जितना आप वेरिड तौर पे पढ़ेंगे नेचुरली, उतना आपको जो सिंपल चीजें आपके सामने हैं वो पढ़ना आपके लिए और आसान हो जाएगा। अगर हम अभी बात करें इंडिया का जो CAD जिसको हम कहते हैं, आई जस्ट शो यू करंट अकाउंट डेफिसिट। इंडिया का CAD अगर राइज कर रहा है तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी की वजह से कर रहा है। वो FDI के इनफ्लो से नहीं कम हो सकता, वो एक्सपोर्ट से हो सकता है, सर्विसेज के एक्सपोर्ट से हो सकता है, वो बूमिंग एक्सपोर्ट्स से हो सकता है, वो ग्लोबल मार्केट्स में उसका स्पेस होना चाहिए। इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, अगर वो बढ़ता है तो उसके लिए इंडिया को सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। इंक्रीज इन इंपोर्ट्स इज द रीजन डेफिनेटली। और ट्रेड डेफिसिट में, ट्रेड जितना वाइड करता जाएगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाएगा, उतनी ही दिक्कत बढ़ती जाएगी। इंडिया जो है अब तो ऑयल भी ले रहा है, रशियन ऑयल एट डिस्काउंटेड प्राइस, थोड़ा बहुत इसीलिए हमें सूदिंग इम्पैक्ट भी हुआ है। अंडर परफॉर्मेंस ऑफ नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स इज ए मेजर प्रॉब्लम। अंडर परफॉर्मेंस ऑफ नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स क्या आएगा उसमें? पेट्रोलियम हटा दीजिए, जेम्स एंड ज्वेलरी आ जाएगी। लेकिन जेम्स एंड ज्वेलरी जो है वो भी हम अनपॉलिश्ड मंगाते हैं और पॉलिश बेचते हैं, वो उसमें भी दिक्कत है। स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी इकोनॉमी के हमें नुकसान दे रहे हैं।
तो सिर्फ एफडीआई कोई रेमेडी नहीं है। वी हैव टू फाइंड सस्टेनेबल वेज। एफडीआई इनफ्लोज तो आएंगे, आउटफ्लोज भी तो जाएगा। आउटफ्लो जाएगा, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, वो भी तो जाएंगे। अब अगर एफडीआई के साथ आप ये सारी चीजें फैक्टर कर लोगे तो एफडीआई का कोई खास फायदा ही नहीं हुआ। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2016-17 ने रिमार्क किया था कि रॉबस्ट एफडीआई इनफ्लो जो है वो फोरफ्रंट है सीएडी को फाइनेंस करने में, और सर्विसिंग को। हायर इनकम पेमेंट जो है वो, उससे फर्क पड़ता है सीएडी के ऊपर। तो गवर्नमेंट को ऐसा कुछ सोचना चाहिए कि जिससे सीएडी हमारा कब हो, और वो भी कम कैसे होगा, जब हम एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएंगे। ईओपी 27 हम चर्चा कर रहे हैं, जो होने वाला है शार्म अल शेख में। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि हमारे जो अपने स्ट्रेंथ हैं, हमारी जो अपनी बातें हैं, उस पे हमें, जैसे अभी मोदी सर ने बोला, लाइफ, वो इम्पोर्टेंट हो गया। सेकंड, क्लाइमेट चेंज एंड सिक्योरिटी का डिबेट, उस पर भी हम बात कर चुके हैं, वो भी होना चाहिए। तीसरा, इंडिया का जो चाहता है कि यूएनएससी मेंबर जो हैं, जो कंट्रीब्यूटर्स हैं क्लाइमेट चेंज के, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। तो ये इंपॉर्टेंट टाइम है, वेस्ट एंड यूरोपियन यूनियन भी इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। उनको चाहिए कि भाई किस तरीके से डेवलपिंग कंट्रीज को कंस्ट्रेंट में ना लेके आए। यूरोपियन यूनियन जो ग्रीन एनर्जी, नेचुरल गैस की बात भी कर रहा है, ग्रीन टेक्सोनॉमी की बात भी कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें और ज्यादा करने की जरूरत है। जो आईईए, यू नो आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसके जो आउटपुट है, कोल डिमांड उसका कहना है बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए जो 2021 ग्लासगो COP 26 का जो मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम एग्रीमेंट था, वो हमें देखना पड़ेगा कि वो अप्लाई होना चाहिए। डेवलप वर्ल्ड तो स्ट्रगल कर रहा है, वो और अब कुछ नहीं कर पाएगा। और नॉन स्टेट एक्टर्स जो है, उनका रोल बढ़ जाएगा किसी तरीके से, या नहीं होगा तो कम से कम चीजें डिले हो जाएंगी। जैसे यूएस 100 बिलियन पर ईयर बाई 2020 जो COP 15 में प्लेज किया गया था, वो तो कहाँ हुआ, वो तो हुआ ही नहीं। और ग्रीन क्लाइमेट फंड, उसमें रिसोर्सेज ही नहीं है। तो इनोवेटिव अकाउंटिंग हो रही है रादर देन इनोवेटिव फाइनेंसिंग। 80 बिलियन अब तक आया टोटल, वो भी बहुत कुछ रोध होके। तो यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स को रीचैनल किया जाना चाहिए IMF का, ताकि वो डेवलपिंग कंट्रीज को मदद कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा SDRs को एलोकेट किया गया ड्यूरिंग कोरोना, और डेवलप कंट्री को चला गया, क्योंकि उन कंट्री का कोटा ज्यादा था। तो यानी कि कुल मिला के हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसा जिसको जरूरत है, जैसा जो होना चाहिए वो होना चाहिए, रादर देन जो हो रहा है, बस। जैसे सैंटियागो नेटवर्क ऑन लॉस एंड डैमेज, उसको ऑपरेशनलाइज नहीं किया गया अभी अभी। जिसका लॉस हो रहा है होने दो। पाकिस्तान हो गया, बाकी कंट्रीज हो गए, इंडिया हो गया। इंडिया एक होप है इन सारे उसमें। उन्होंने अपने NDC को अपग्रेड किया, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को। अपने प्राइसेस को, रिन्यूएबल प्राइसेस को जो है डाउन किया है, मिशन लाइव किया है, बाकी हम चीजें, सोलर अलायंस की हम बात कर रहे हैं। फ्लड और एक्सट्रीम क्लाइमेट इंडिया में भी हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए COP का।
क्योंकि लास्ट में जब हम देखेंगे, एसेस करेंगे प्रोग्रेस को, तब बहुत देर हो जाएगी। ग्लोबल नेट जीरो की बात हुई है कि नेट नेगेटिव 2050 तक होना चाहिए। तो इतने सारे फैक्ट्स मैंने आपको इसमें बताए, इतने सारे मैंने आपको बाकी आइडिया जनरेट किए, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको नोट करके आप इससे आगे बढ़ सकें। और इसको लिखने वाले कौन थे मैं आपको बता दूं, वो थे हमारे टीएस त्रिमूर्ति सर, वाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस, और एक फॉर्मर क्लाइमेट चेंज नेगोशिएटर। कमिंग टू द हिंदू न्यूज़पेपर, अब पहले भी हम बात कर चुके हैं गवर्नर साहब के बारे में, कुछ पॉइंट हम फिर से देख लेते हैं। अब केरला गवर्नर ने ट्वीट डाला कि भाई आई एम गोइंग टू यू नो विदड्रॉ माई प्लेजर। आर्टिकल क्या कहता है, दैट द मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। गवर्नर सेंट a letter to the Kerala chief minister asking him to act against the state finance minister, क्योंकि उन्होंने कहा मेरा प्लेजर उन पे होना बंद हो गया। चीफ मिनिस्टर डिक्लाइन टू डू सो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फैसेट्स होते हैं और एक पॉलिटिकल होते हैं। तो गवर्नर का रोल पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, गवर्नर का रोल जो है पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। उनको स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई है, लेकिन अगेंस्ट मिनिस्टर देयर इज नो सच स्पेशल पावर। ही कैन ओनली एक्ट विद इन द बाउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाउंडेशनल थ्योरी है ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की, आइसोलेशन में नहीं रीड कर सकते। आर्टिकल 163(1) क्या कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट एड एंड एडवाइज द गवर्नर। लेकिन आर्टिकल 163(2) कह रहा है गवर्नमेंट कैन एक्ट इन डिस्क्रिशन इन सर्टेन मैटर्स परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन यानी इज बाउंडेड बाय द कैबिनेट डिसीजन एक्सेप्ट व्हेन ही हैज द लेजिटिमेट राइट टू इन्वोक हिज डिस्क्रिशन। यानी कि प्रोसिक्यूट करना है किसी कैबिनेट मिनिस्टर को या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ किसी यूनियन टेरिटरी के, वो भी एज पर द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 164 क्या कह रहा है, प्रोविजन रिलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो अभी हम बात कर रहे हैं उसके ट्वीट के में, वो इनसेपरेबल है आर्टिकल 164 से। सो कैबिनेट मिनिस्टर जब तक नहीं बोलेगा, चीफ मिनिस्टर नहीं बोलेंगे, जब तक आप कैसे कर सकते हैं। सो स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 163 is linked with 164. If governor have the discretion in all the matters under 163 clause 1, it would be unnecessary to confer governors an expression to power to act in their discretion. ऐसा हम क्यों करेंगे, फिर तो पूरा उनको छूट दे दीजिए। ये पढ़िए, आप समझिए इस बात को। सो डेमोक्रेटिक रीडिंग की अगर हम 164 की ब्रॉड बात करें तो दैट वाज इन द केस ऑफ शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। एंड सुप्रीम कोर्ट quoted Dr. Ambedkar's statement that the president of the US is not bound to accept any advice tendered to him by any of his secretaries. The president of Indian Union will be generally bound by the advice of his ministers. He can do nothing to the contrary to their advice, nor can he do anything without their advice. President of United States can dismiss their secretary anytime. President of Indian Union has no such power as long as minister commands majority in parliament. The same principle applies to the governor as well, since the union minister also holds the office during the pleasure of the president, as in Article 75(2) of the Constitution. Withdrawal of pleasure without advice from the Council of Ministers का कोई लॉजिक है ही नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग देखना पड़ेगा आर्टिकल 164(1) का, जो कि डिफरेंट है अपने लिटरल मीनिंग से। उसकी एक हिस्टोरिकल रीजनिंग है, उसकी एक लॉजिकल रीजनिंग है। अब जैसे आर्टिकल 126 सेज governors ministers shall be chosen and summoned by the governor and shall hold office during his pleasure। ठीक है, ये ड्राफ्ट का पार्ट बनाया गया पहले, अर्शवाइल 124 फिर 144 फिर डिस्कस हुआ। जनरल डिस्क्रिप्शन जो है वो ले लिया गया, गवर्नर का हटा लिया गया। कैबिनेट ने बोला कि भाई कैबिनेट को रूल दिया जाना चाहिए, फिर इसमें अमेंडमेंट आया, और उसके बाद जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम 163 164 की, दैट वाज डन बाय डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग प्लेजर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट इज नॉट टू बी सीन इन आइसोलेशन।
आर्टिकल इम्प्लाई करता है कि गवर्नर एक ट्यूटेलर हेड नहीं है। अगर कैबिनेट की मेजोरिटी है तो चीफ मिनिस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गवर्नर कैन नॉट एक्ट अगेंस्ट द कैबिनेट। द फंक्शन ऑफ द अपॉइंटेड गवर्नर इज बाउंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम एंड नॉट अदर वे अराउंड। तो लेकिन गवर्नर ऑफिस कब का है? कॉलोनियल ओरिजिन का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से पोस्ट ऑफ गवर्नर आई अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नर जनरल। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में इन्फोर्स हुआ, इफेक्ट आया April 1 1937 से। जब हम बात करते हैं आपकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, तो गवर्नर उस टाइम पे बात करते थे, मतलब प्रोविंशियल जो गवर्नर्स थे दे वर वर्किंग ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो अब आप कॉलोनियल माइंडसेट को कंप्लीटली यहाँ नहीं लेके आ सकते। अब्यूज ऑफ पावर तो रोकना पड़ेगा। गवर्नेंस विजडम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप विजडम का मिसयूज करेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। जुडिशियल रियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म भी आ गया है अब तो इसीलिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइडियाज हैं उनको साइड में रखना चाहिए। उनको बीच में लाने से गड़बड़ हो जाती है। गवर्नर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मॉडल है। और उनका जो अभी जो हम केरला में देख रहे हैं, जो हमने अभी भी 3 4 5 आर्टिकल्स की जो हमने इतनी डिटेल में हमने डिस्कस किया, उसको सुप्रीम कोर्ट को या किसी को भी क्लैरिटी के साथ रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है बॉस, कि बोल दिया और आपने उसको निकाल लिया और आप राजा हो गए। हमने पूरा इवोल्यूशन देखा अभी, और उस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए बिल्कुल सही है। दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच आई बिलीव वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। Otherwise, facts and figures we have already covered, which we are already taking up from the different newspapers. और one more article I would love to take from the Financial Express, which I'll be adding for your understanding. अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, पीटी में भी क्वेश्चन आ सकता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, इट हैज बीन इन न्यूज, एफसीआई इज लाइकली टू अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीट सीलोज, जो कि 7 मिलियन टन्स के जो है कैपेसिटी होगी, और वो पब्लिक मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में उसको देने वाला है पीपीपी मोड में। और वो उसको करने वाला है। सीलोस क्या हुए? सीलो जो है सब मंडी यार्ड होंगे, वो यार्ड बनाए जाएंगे जहां पर ग्रेन्स लाए जाएंगे और ग्रेन्स को जो है रखा जाएगा। तो इससे क्या होगा? सबसे पहली बात, एफपी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। और उससे जो है एक, यू कैन से दैट ए काइंड ऑफ अ स्मार्ट वर्क विल बी इमर्जिंग। और उससे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, फार्मिंग की बात करें, तो वहां भी उनको फर्क मिलेगा। तो ये क्या हो गया? हब एंड स्पोक मॉडल है, जो कि फूड मिनिस्ट्री ने अभी अप्रूव किया। वीट सिलोस बनेंगे, बाकी चीजों के फिर बनेंगे। तो 249 लोकेशंस होंगी इसकी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और ये वीट के लिए पहले किए जाएंगे। तो डिजाइन, बिल्ड, फंड एंड ओन, DBFOT मोड। लैंड किसकी? एफसीआई की। डिजाइन, बिल्ड, फंड एंड ओन ऑपरेट मॉडल हो गया, जिसके अंदर जो है बाकी सारी चीजें जो है, आप कह लीजिए कि बाकी सारी चीजों में कॉपरेशन जो होगा प्राइवेट सेक्टर का होगा। करंटली एफपीआई का सब कुछ होता है, एफसीआई का सब कुछ होता है। जब हम डीबीएफओटी में जाएंगे तो जो है वो एफसीआई है, लेकिन जब हम डीबीएफओ में जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर का होगा। डिजाइन, बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट। तो एफसीआई स्टोरेज के लिए यूज करेगा, फिक्स स्टोरेज चार्जेस होंगे पर टन पर ईयर, बिडिंग पैरामीटर्स। आई थिंक इट विल बी इम्पैक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड द फूड प्राइस इंडेक्स ऑल्सो। अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स की बात हो रही है, बिल्ड ओन ऑपरेट मॉडल की प्रमोशन की बात हो रही है, बहुत पहले से ही चर्चा आ रहा है। तो ये एक अच्छा फैक्ट और एक अच्छा टॉपिक है जो आपको आना चाहिए। एफसीआई जो है किसी भी टाइम पे 50 से 60 मिलियन टन राइस और व्हीट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम स्टोरेज करता ही करता है। फ्री राशन स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, दैट इज वाई लो व्हीट प्रोक्योरमेंट है। एफसीआई के स्टॉक डिक्लाइन हो गए हैं। सीलोज में जो है बेटर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड ग्रेन्स भी होता है। तो बहुत सारी हमने चर्चा की, बहुत सारे हमने आइडियाज देखे। प्लीज डू वर्क, रिवीज एंड रिविजन एंड रिपीटिशन इज द की। विदाउट दैट आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। अगर आपको सिर्फ एक माइंडलेसली एक कोट और नोट दे दिया जाए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारा गोल है कि उस कल्चर को, उस स्ट्रक्चर को क्रिएट करना और आपको आगे बढ़ाना। थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। डू गेट बैक फॉर एनी क्वेरीज एंड
also your feedback. All the best. Thank you very much. Do well.